Good morning, students. Today we shall carry forward your next topic, that is intensive subsistence farming. As you can see here, this type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. मतलब इस टाइप की खेती वहाँ पे की जाती है जहाँ पे एक जमीन के ऊपर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग और इसमें बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है और इरिगेशन फैसिलिटी जो है मतलब पानी का जो सप्लाई है ये बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए इस टाइप के इरिगेशन में. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered landholding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land and the absence of alternative source of livelihood. यहाँ पे ये भी हम लोग को बताया जा रहा है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो पैतृक संपत्ति के रूप में जो जमीन मिलती है उसकी वजह से और कोई ऑल्टरनेटिव इनकम ना होने की वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, एक जमीन से मैक्सिमम आउटपुट लेने का कोशिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है एक कोई भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर रहता है और आउटपुट देने का. नेक्स्ट हम लोग आएंगे कमर्शियल फार्मिंग में. The main characteristic of this type of farming is the high use of modern inputs, that is high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. नेक्स्ट जो हमारा है फार्मिंग का तरीका वो है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब हमको लार्ज स्केल में फार्मिंग करना पड़ता है, हम बहुत बड़े फार्मर है और हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है बहुत ज्यादा है, तब हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं. इसकी खासियत क्या है, इसमें हम हाई क्वालिटी के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब जो बीज जो रहते हैं हमारे बहुत मॉडर्न किस्म के रहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड रहते हैं और बहुत हाई आउटपुट देने वाले रहते हैं. ये पहली खासियत है. दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. और तीसरा है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. जितना भी कीड़ा मकोड़ा है वो ना लगे खेती करने में, तो इसलिए क्या करते हैं लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं. और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है हरियाणा और पंजाब में. अब एक और टाइप का है कमर्शियल फार्मिंग में, अगर हम लोग डिवीजन देखें तो वो है प्लांटेशन. प्लांटेशन एक ऐसा टाइप का फार्मिंग है जिसमें एक सिंगल क्रॉप को लेके हम उसको साल दर साल उसी जगह पे ग्रो करते हैं, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा. यहाँ पे आप लोग एरियाज देख सकते हो. चाय की जो प्लांटेशन है वो कहाँ पे होती है, असम और नॉर्थ बंगाल में. कॉफी हम उगाते हैं कर्नाटका में और शुगर केन जो है ये उत्तर प्रदेश साइड में प्लांटेशन किया जाता है. प्लांटेशन की खासियत यही है, प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग तो है, बट जिस जगह में एक बार एक पर्टिकुलर क्रॉप का प्लांटेशन हो गया वहां पे हम चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बनाना प्लांटेशन है सदर्न इंडिया में, जैसे कि हो गया केरल. केरल में बनाना प्लांटेशन होता है. और नॉर्थ ईस्ट जो बंगाल का एरिया है वहां पे बैम्बू प्लांटेशन होता है. अब हम लोग आ जाएंगे क्रॉपिंग पैटर्न में. तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो लिखा हुआ है, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड ज़ैद. रबी की खासियत है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और इनका जो हार्वेस्ट होता है ये समर में होता है, अप्रैल टू जून में. और कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स जो है वो है wheat, बार्ले, पीस, ग्राम एटसेट्रा. और ये किस जगह में ग्रो किया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं खरीफ क्रॉप्स में. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब जैसे ही बारिश का सीजन आने लगता है हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करना चालू कर देते हैं. और इसका टाइमिंग क्या है, सितंबर एंड अक्टूबर. और अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स के अंदर में ग्रो करते हैं. ये है पैडी,
मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, ये आपकी अरहर दाल है, मूंग दाल, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। और खरीफ क्रॉप्स जिस एरिया में ग्रो किया जाता है उसमें से इम्पोर्टेंट है आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। और एक जो लास्ट सीजन है हमारा वो है जैद सीजन। जैद सीजन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट का सीजन आप बोल सकते हैं और इसको रबी और खरीफ सीजन के जो बीच में एक बफर टाइम मिलता है उसमें ग्रो किया जाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। मतलब रबी और खरीफ के बीच में फार्मर्स को जो समय मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जैद सीजन। और इसमें खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी और दूसरी तरफ के जो सप्लीमेंट्री क्रॉप्स है इसको हम लोग ग्रो करते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे मेजर क्रॉप्स पे और मेजर क्रॉप्स में हम इंडिया के मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। तो लेट्स सी, a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. तो इंडिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं और ये डिपेंड किस पे करता है, मिट्टी की टाइप्स या क्वालिटी पे, क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर जगह का और उस जगह की खेती का जो तरीका है वो कैसा है। Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute etc. तो आप लोगों ने देखा कि आपके मेजर क्रॉप्स में क्या आता है, राइस आता है, व्हीट आता है, मिलेट्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, चाय, कॉफी, गन्ना, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, ऐसे चीज सीड्स जिसको प्रेस करके हम क्या निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। कॉटन हो गया, जूट, कॉटन और जूट कमर्शियल क्रॉप्स में चले जाता है, ये बिकॉज ये इंडस्ट्री में यूज होता है। अब बात करते हैं राइस। आप सभी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को पता है कि राइस एक स्टेपल फूड है हमारे इंडिया के लोगों का। मतलब हमारी थाली में राइस नहीं हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा खाना अधूरा है। Our country is the second largest producer of rice in the world after China। और हमारा जो कंट्री है चाइना के बाद राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज गौर करना है कि राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है जिसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रभुक का टेम्परेचर चाहिए रहता है और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए रहता है और रेनफॉल कितनी चाहिए रहती है, अबव 100 सेंटीमीटर। जब ये तीन जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाएंगी राइस का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। आप लोग यहाँ पे राइस ग्रोइंग एरिया देख सकते हो, जो डार्क ग्रीन में है वो है मेजर एरिया। तो इसमें बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट और ये जो आपका कोस्टल एरिया है इन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, मतलब असम, वेस्ट बंगाल से चालू करके उड़ीसा हो गया और यहाँ पे जो सदर्न स्टेट्स है ये सब क्या आते हैं, ये मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज के अंदर में आते हैं। राइस इज ग्रोन, और यहाँ पे देखो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारा वो है व्हीट। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप, इट इज द मेन फूड क्रॉप। अब राइस के साथ साथ क्या है, व्हीट जो है ये भी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इंडिया के लोगों का जो फूड हैबिट्स है उसमें व्हीट एक डोमिनेंट ग्रेन है। अब राइस का जो ग्रोइंग कंडीशंस है उससे व्हीट का ग्रोइंग कंडीशंस बहुत अलग है। राइस को जहाँ पे 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल लगती है वहीं व्हीट 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल में इजीली हो जाता है। और जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। और व्हीट की खासियत ये है कि जैसा हम लोग ने राइस को देखा कि राइस नॉर्थ ईस्टर्न और कोस्टल एरियाज में ज्यादा उगता है, तो व्हीट का खासियत यह है कि व्हीट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो ड्राई एरियाज है वहां पे व्हीट का जो एग्रीकल्चर है, व्हीट की जो खेती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है।
इसके अलावा राइस और व्हीट के अलावा ऐसे बहुत सारे अनाज है जिसको हम लोग अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूड करते हैं, इनको बोला जाता है मिलेट्स। तो ज्वार, बाजरा, रागी आर important millets grown in India. These are also known as coarse grains. ये रफ ग्रेन्स होते हैं, इनका जो टेक्सचर रहता है ये बहुत रफ रहता है, बट इनकी खासियत क्या है कि इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनका जो पौष्टिक तत्व है ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखिए, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि राजस्थान साइड के जो लोग हैं या जो पंजाब साइड के लोग हैं, उनका जो खाने का स्टाइल है उसमें रागी, ज्वार, बाजरा इन सब की रोटियां बनती है। तो वहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं, उन लोगों को इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है खेतों में। इस वजह से क्या है, इन लोग ये जो ज्वार, बाजरा, रागी है इसको इन लोग अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूड कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए कि बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स। बाजरा का जो खेती है वो ऐसे जमीन पे होता है जहाँ पे रेत की मात्रा ज्यादा है। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी जो है ये सूखे एरियाज में होता है और जहाँ की मिट्टी लाल है या फिर काली है वहाँ पे ये ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेज। मेज का मतलब है इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज अ फूड एंड फॉडर। मतलब ये इंसानों के खाने के काम भी आता है और पशु और मवेशी जो रहते हैं उनके खाने के काम में भी आता है। मेज का स्पेशलिटी क्या है? मेज इज ग्रोन इन अ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पे मेज ग्रो करता है। मेज बेसिकली, हाँ आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेज बेसिकली एक खरीफ क्रॉप है, बट कुछ स्टेट्स हो गए जैसे कि बिहार, वहाँ पे मेज को रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। और मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब हम लोग क्विक ग्लांस डालेंगे कि मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या। तो आप लोग देख सकते हो कि एंटायर जो नॉर्दर्न पार्ट है इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी का जो अपर पार्ट है, इसके साथ साथ में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान, गुजरात के जो कुछ एरियाज है वहां पे व्हीट बेसिकली ग्रो किया जाता है एंड दीज स्टेट्स आर रिगार्डेड एज द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब सिर्फ हमारी थाली में चावल हो गया या आटा हो गया उससे तो काम बनता नहीं है, हमको जरूरत पड़ती है दाल। और दाल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्सेस। तो यहाँ पे देखते हैं पल्सेस की खासियत क्या है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया के लोगों का जो खान पान का तरीका है उसमें चावल आटे के साथ साथ क्या होता है, दाल भी एक मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारा खाना दाल के बिना अधूरा। These are the major source of protein in a vegetarian diet। और जिन लोग शाकाहारी हैं उनके खाने पीने में जो दाल होता है वो एक मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का। तो हमारे देश में जैसे कि आप लोग सभी घर में खाते हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि इंडिया में हम अरहर दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, मसूर की दाल खाते हैं, मटर हो गया, चना हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट पल्सेस हैं जो हमारे फूड स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। और मेजर जो पल्स प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। तो अभी तक हम लोग ने राइस को देख लिया, व्हीट को देख लिया, मिलेट्स की अगर हम बात करें तो रागी, ज्वार, बाजरा को देख लिया, पल्सेस को देख लिया। इसके अलावा और क्या क्या ऐसे क्रॉप्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट वो ग्रेन्स की कैटेगरी में नहीं आते? तो सबसे पहला है शुगर। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जाता है और ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ग्रो किया जाता है। It grows well in a hot and humid climate with a temperature between 21 to 27 degrees Celsius.
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुगर केन ग्रो करने का जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको जो एनुअल रेनफॉल चाहिए रहता है वो रहता है 75 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में। मतलब ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हमारा शुगर केन का जो क्रॉप है वो सक्सेसफुली ग्रो करेगा और हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा। दूसरा बात यह है कि इट इज ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। गन्ने की खेती करते समय हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें लेबर की जो संख्या है ये बहुत ज्यादा रहती है और हम गन्ने को अलग अलग तरीके के मिट्टियों में उगा सकते हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को शुगर केन का प्रोड्यूस अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग जो घर में डेली चीनी का यूज करते हो उसकी शॉर्टेजेस हो जाएगी। अब हमारे पास राइस आ गया, दाल आ गया, पल्सेस आ गए, सब कुछ आ गए, बट खाना बनाने के लिए इन सब चीजों के अलावा भी एक चीज चाहिए रहता है, वो है ऑयल। अगर ऑयल आप लोग के पास नहीं रहेगा तो आप ना खाने को पका पाओगे, ना आपके पापड़ तल पाएंगे, ना आप दूसरी चीजों को बघार लगा पाएंगे। तो इसी चीज के लिए क्या है, ऑयल सीड्स का भी जो प्रोडक्शन है वो बहुत जरूरी रहता है इंडिया के लोगों के लिए। तो लेट्स सी अबाउट ऑयल सीड्स। In 2016, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राउंडनट का जो प्रोडक्शन है, ग्राउंडनट मतलब बादाम जिससे तेल निकलता है, इंडिया उसका भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। In rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China. मतलब इंडिया कहीं ना कहीं पे वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इरिगेबल लैंड जितना है उसके लगभग 12% हिस्से में हम ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन या फिर खेती करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल ऑयल्स एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। मतलब बेसिकली हम जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो तेल के लिए करते हैं, और वो तेल किसमें काम आता है, खाना पकाने के काम आता है। Groundnut is a kharif crop and accounts for half of the major oilseeds produced in the country. और इसमें भी जो बादाम का तेल है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और यही सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। इंडिया में अगर सारे ऑयलसीड्स का रेशो हो तो ग्राउंडनट ऑयल का जो परसेंटेज है वो मोर देन 50%। और ग्राउंडनट ग्रो कहाँ किया जाता है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बेसिकली इसका कल्टीवेशन होता है, और गुजरात। अब आते हैं हम लोग चाय। आप रोज सुबह चाय पीते हो तो चाय उगती कैसे है और चाय कहाँ पे उगाई जाती है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। हम बेसिकली चाय नहीं पीते थे, हमको टी के साथ या चाय के साथ इंट्रोड्यूस किसने करवाया, अंग्रेजों ने करवाया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। और जैसे कि आप लोगों को प्लांटेशन एग्रीकल्चर पढ़ाते वक्त समझाया गया था कि टी इज बेसिकली एन प्लांटेशन क्रॉप। मतलब एक जगह पे जब हम चाय की खेती कर देते हैं तो वो वहाँ पे 15 साल 20 साल 30 साल से वहाँ पे ग्रो करती रहती है, हम उस हिस्से में और दूसरा कोई भी चीज ग्रो नहीं करते हैं। टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स और इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसके लिए टी प्लांटेशन के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वहाँ पे पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसलिए टी को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में, मतलब जिस भी पहाड़ी एरिया में टी हो रहा है वहाँ पे हम स्टेपिंग्स कर देते हैं ताकि पानी ठहरे ना, पानी वेल ड्रेन्ड हो जाए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। और चाय पत्ती के ग्रोथ के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहे, थोड़ा सा गर्म रहे और एकदम फ्रॉस्ट फ्री और मॉइस्ट फ्री है। मतलब वहाँ पे ह्यूमिड भी नहीं होना चाहिए और वहाँ पे बर्फबारी भी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे आप टी गार्डन्स का फोटो देख सकते हो। यहाँ पे लेबर्स लोग क्या कर रहे हैं, टी का जो लीव्स है जिससे हमारी चाय बनती है, चाय पत्ती बनती है, उसको इन्हें पिक करते हैं, गैदर करते हैं। तो टी इज प्रोसेस्ड विद
इन द टी गार्डन, मतलब जो टी गार्डन्स रहते हैं वहीं पे ये जो फ्रेश प्लग्ड चाय की पत्तियां रहती हैं इसको सुखा के हम जब प्रोसेस करते हैं और उसको पैक करके दुनिया के सारे हिस्सों में भेजा जाता है। और अगेन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। अब बात करते हैं कॉफी। द इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत में जो कॉफी प्रोड्यूस की जाती है उसका जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड फेमस है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और ये वैरायटी क्या है? ये अरेबिका वैरायटी, और ये सबसे पहले कहाँ से लाई गई? ये येमेन नाम के देश से लाई गई। ये अरेबिक कंट्री है। This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka. कॉफी की अगर हम लोग बात करें ना, तो कॉफी का प्रोडक्शन एकदम मोनोटोनस है सदर्न स्टेट्स के पास, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। इनके अलावा कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया में तो और कहीं होता ही नहीं। हाँ, अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। सिर्फ दाल अनाज से काम नहीं चलता, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए। तो वहाँ पे बात करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के आम बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। मतलब मैंगो कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। खासकर महाराष्ट्र के जो अल्फांसो आम वगैरह उनको बहुत फेमस है। अब हम लोग बात करते हैं ऑरेंजेस की। तो ऑरेंजेस की बात करते ही सबसे पहले जो नाम हमारे ध्यान में आता है वो है नागपुर। नागपुर के ऑरेंजेस, साथ साथ में चेरापूंजी और बनानास ऑफ केरल, केरल के जो केले हैं, और मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा, इन सब के जो है ये बहुत फेमस है एक्चुअली। पाइनएप्पल्स हम बेसिकली मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है। हमारे जो अंगूर है ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र के से भी आते हैं। इसके अलावा एप्पल, पियर्स और एप्रिकॉट्स जो है ये बेसिकली हिली एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ से आते हैं और इसको इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। हाँ, अब वेजिटेबल्स की बात भी करें तो इंडिया इज द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो आप लोग देख सकते हो कि मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू, इन सब का भी जो है इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। सो अब हमने खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा बात कर ली। अब हम आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स पे। तो इसमें सबसे पहले आता है रबर। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। बेसिकली जो कंट्री इक्वेटर के करीब है, रबर की खेती वहां पे बहुत अच्छे से होती है, बट स्पेशल कंडीशंस में सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में भी रबर का जो कल्टीवेशन है वो सक्सेसफुली किया जाता है। और केरल का जो स्टेट है हमारा वो बहुत आइडियल है रबर के कल्टीवेशन के लिए। क्यों है? क्योंकि इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, उमस वाली क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए जो कि केरल में होती है, साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो अबव 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके स्टेशनरी का रबर हो या आपके गाड़ी के टायर्स में जो रबर यूज किए जाते हैं वो हो, या फिर इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रबर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साथ साथ में गारो हिल्स जो है वहाँ मेघालय के, वहाँ पे भी रबर को यूज किया जाता है। इसके अलावा आता है फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाले क्रॉप्स। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। मतलब ये ऐसी चीजें जिनसे हमारे कपड़े जो है, कपड़ों को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल जो यूजेस है उसमें भी हम इन सब क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले तीन जो है कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो हमको पेड़ पौधों से या फसलों से मिलते हैं, बट जो नेचुरल सिल्क है वो हमको रेशमी कीड़ों से मिलता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। और ये जो प्रोसेस है जिससे हमको नेचुरल जो सिल्क है या नेचुरल जो रेशम है
जो हमको रेशमी कीड़ों से मिलते हैं, उसको हम लोग, उस प्रक्रिया को या प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। अगर हम लोग कॉटन या सूती की बात करें तो इंडिया को बोला जाता है कि ये ही एक्चुअल घर है कॉटन प्लांट। Cotton plant is one of the main raw materials for cotton textile industry. In 2016, India was the largest producer of cotton after China. जैसा कि आप लोग देख सकते हो हर चीज में चाइना से जस्ट एक ही कदम पीछे है, शायद इसको भी हम लोग ओवरकम कर जाएंगे आने वाले सालों में। कॉटन की भी अगर हम लोग बात करें तो 2016 के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया चाइना से बस एक ही कदम पीछे है, सेकंड नंबर पे है कॉटन प्रोडक्शन में। अब हम कॉटन प्रोडक्शन के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देख लेंगे। कॉटन प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, लाइट रेनफॉल चाहिए रहता है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री मतलब बर्फबारी ना हो ऐसा टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो ऐसे जगह कौन कौन से है? मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हाँ, अब हम बात करते हैं जूट की। जूट को ना सोने का धागा बोला जाता है। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट grows well on wild and fertile soils in the food plains where soils are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags, आपके जो बोरे रहते हैं, मैट, जो पायदान रहते हैं, रोप्स, रस्सियां, यार्न, सूत के बड़े बड़े जो गोले रहते हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, कारपेट्स, और बहुत सारी चीजों के लिए हम जूट का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलर द नाइलॉन। पर जूट का एक ड्रॉबैक है कि जूट की जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा हाई है, और इसकी जगह रैपिडली कौन ले रहा है? जो सिंथेटिक फाइबर्स है, स्पेशली जो नाइलॉन, जिसके हम लोग रस्सियां बनाते हैं, जिसके हम लोग पैकिंग मटेरियल्स बनाते हैं, वो धीरे धीरे जूट को रिप्लेस करते रहे। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट इसमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। देखिए, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। इसका एक बेसिक आइडिया यही है कि पहले जो फार्मर्स थे वो खेत को जोतते थे बैलों की मदद से, आज उनकी जगह ट्रैक्टर्स ने ले ली है। पहले पानी की समस्या रहती थी, फार्मर्स हेवीली मानसून पे डिपेंड करते थे, बट आज के डेट में हाई पावर के पंप्स आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के पाइप्स आ गए हैं, जिससे आप आपका खेत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उस पर हाई क्वालिटी के स्प्रिंकलर्स लगा सकते हो। आप उसमें चारों तरफ ऐसा सिस्टम बना सकते हो कि आपका जो खेत है वो हमेशा वेल इरिगेटेड रहे। आपको सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, आपको एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना पड़ता है अपने क्रॉप्स को या अपने जो फार्म है उसको कल्टीवेट करने के लिए। इसके अलावा होते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जो फार्मर्स के हित में रहते हैं। अगर जो नियम कानून है फार्मर्स के हित में या फार्मर्स के फेवर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फार्मर्स बैकफुट पे आ जाएंगे और हमारे देश की जो खेती किसानी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और चीज था ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए 1960 के पहले हालत ये थी कि हमको फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा प्राइस देके घटिया सामान मंगाना पड़ता था, उन लोग हम पे दया करते थे। बट 1960 अराउंड में गवर्नमेंट को लगा कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट स्वावलंबी बनना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश में हाई क्वालिटी के सीड्स को डेवलप किया, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स को मुहैया कराया, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत बेटर कर दी उन्होंने। और ये पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? ये पहले पंजाब और हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया गया। और इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति इसलिए भी बोलते हैं कि 1960s के बाद से लगभग इंडिया क्रॉप प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। आज हालात ऐसे है कि हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ एक और रिवॉल्यूशन अभी आया, वो था व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड। व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, चीज, कर्ड, इनका जो प्रोडक्शन है इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? क्रांति ला दिया। मतलब हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद कर लिया कि हमको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहना पड़ा। और इसका जो सबसे ब्राइट एग्जांपल है वो है अमूल। आप सभी ने सुना है अमूल का दूध का पैकेट आता है, अमूल के चीज आता है, अमूल का बटर आता है, अमूल का आप लोगों का जो
कोल्ड मिल्क वगैरह वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं अमूल के पनीर आते हैं। तो अमूल एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका फॉर्मेशन किया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अंडर में, और उन्होंने इतने सक्सेसफुल बनाया अमूल कॉरपोरेशन को कि आज के डेट में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमोंग इंडिया एंड अमोंग द वर्ल्ड आल्सो। So students, this was a last part of your chapter called agriculture. Some topics are remaining that we will do in the next session. So thank you for today.